ओके बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 हिंदी मीडियम आरबीएससी वालों का आवर्त बीजी पाठों में जनन। पहला चैप्टर है हम लोगों का, पहला टॉपिक है। सबसे पहले आता है कि जनन क्या है। एक सामान्य परिचय अगर हम लोग बात करें तो जनन क्या है? वह क्रिया, क्या है? वह क्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी संतति उत्पन्न करता है। यानी कोई भी जीव अपनी क्या कर रहा है? संतति उत्पन्न कर रहा है। या फिर वह क्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव क्या कर रहा है? अपनी संतान उत्पन्न कर रहा है। ठीक है। अगर हम लोग साइंस के टर्म में बात करें बेटा, तो क्या है कि वह जैव रासायनिक, कौन सी? वह जैव रासायनिक क्रिया जिसमें कोई भी सजीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है, जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। ठीक है। अभी हम लोगों ने बात की इसकी, थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें कि इसके अंदर क्या है? अपने समान। सुनना मेरी बात, शब्दों को आप लोग सुनना। अपने समान मतलब खुद के जैसे। ठीक है। यहां पर दो तीन नए शब्द आएंगे। कौन कौन से शब्द आएंगे आप लोगों के? नए शब्द आएंगे आप लोगों के। पहला आएगा आप लोगों का जनक, दूसरा आएगा आप लोगों का संतति। दूसरा क्या शब्द आएगा आप लोगों का? संतति। ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं इन दो शब्दों की, जनक और संतति। जनक और संतति की बात करें, दोनों शब्द है, कई बार इनमें आता है, कई बार इनके अंदर आता है एक शब्द। ठीक है। संतति मतलब नवीन पीढ़ी, यानी कि नई पीढ़ी, वो क्या कहलाती है आप लोगों की? संतति। और जनक जो है वो पैतृक पीढ़ी होती है। जनक कौन सी पीढ़ी होती है बेटा? पैतृक पीढ़ी होती है। ठीक है। या फिर हम लोग बात करें वो जीव जो जन्म देते हैं, जन्म देने वाले जीव। अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बात करें, फिर हम लोग सिंपल में बात करें, जन्म देने वाले जीव। और संतति क्या है? संतति क्या है? कि जन्म लेने वाले जीव, जन्म लेने वाले जीव। संतति कौन सी होती है? जन्म लेने वाले जीव। ठीक है। अब हम लोग बात करें कि सबसे पहली क्रिया की जनन की आवश्यकता क्या है। सबसे पहला टॉपिक, आवश्यकता। जनन की क्या आवश्यकता है? ठीक है। आवश्यकता क्या है? पहली बात कि सर ये रिक्वायर्ड क्यों? क्वेश्चन आता है कि सर इसकी आवश्यकता क्या है, हम लोग क्यों पढ़े? ठीक है। या फिर ऐसा क्या प्रोसेस है कि जो बहुत जरूरी है? नंबर 1, सभी सजीव अपनी जाति के अस्तित्व, अब जीवों की जाति के अस्तित्व के लिए जरूरी है। अच्छा, अस्तित्व इन केस क्या होता है? अस्तित्व की अगर हम लोग बात करें तो सर्वाइवल। अब देखो, सपोज है कि ये कोई पर्सन है ए, ठीक है, एक व्यक्ति है ए, ये किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में गया और इसके पापा हैं बी। अब इसे लोग नहीं जानते, सुनना मेरी बात, इसके पापा को जानते हैं, इसके पापा की उम्र के लोग इसके पापा को जानते हैं, और इसके दादाजी हैं सी। अब क्या कर रहे हैं? ये सी जो ए जो है, अब इसके दादा की उम्र के लोग उसको यहाँ मिल गए, हालांकि इसके दादाजी वो दुनिया छोड़कर चले गए, उनकी डेथ हो चुकी, वो दुनिया छोड़कर चले गए। ठीक है। अब जैसे ही डेथ हुई, वो दुनिया छोड़कर गए, तो क्या हो रहा है कि ए जो है, अब ए को लोग क्या कह रहे हैं कि आप लोग सी की ग्रैंड सन हो। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि अब ये दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी इनका नाम चल रहा है। तो क्या है? जीवों के अस्तित्व के लिए, जीवों के अस्तित्व के लिए। ठीक है। दूसरा आता है आप लोगों का, दूसरी चीज क्या आती है अगर हम लोग बात करें,
जीवों के अस्तित्व के बाद में नंबर सेकंड कि जनन की आवश्यकता क्या है। दूसरा, प्रत्येक जीव अपनी संख्या में बढ़ोतरी के लिए, संख्या में बढ़ोतरी। अब संख्या में बढ़ोतरी मतलब हर एक जीव अपनी जाति को बढ़ाए रखने के लिए अपनी संख्या में बढ़ोतरी करेगा, तो उसके लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं, आप लोगों को इसमें एक वर्ड दिया हुआ है। सबसे पहली बात आवर्त बीजी क्या है। आवर्त बीजी क्या है, आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा भी हुआ है। आवर्त बीजी, दो शब्द पढ़े, एक तो है आवर्त बीजी और दूसरा है अनावर्त बीजी। अनावर्त बीजी, दो शब्द पढ़े आप लोगों ने, आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी। ठीक है, ये बेटा दो शब्दों से मिलकर बने हुए दोनों के दोनों। अब देखना, पीछे वाले दोनों शब्द कॉमन है, पीछे वाले दोनों शब्द कॉमन है। ठीक है, हम लोग बात करें आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी की क्या होती है। विज्ञान का रूल है बेटा, साइंस का रूल है, आप लोग शब्दों को जितना तोड़ कर पढ़ेंगे, शब्दों को तोड़ मरोड़ कर जितना पढ़ोगे बेटा, आपको उतना ही अच्छा समझ में आएगा। रटने से फायदा नहीं है, रटो मत। ठीक है, रटो मत। बीजी, बीजी वर्ड है आपका, बीज से बना, बीज। आवर्त, आवर्त वर्ड निकला बेटा आवरण से, किससे बना है, आवरण। आवरण यानी कि घेरा, कोई भी घेरा, क्या है, कोई भी घेरा। ठीक है, यानी वो बीज, वो पौधे जिनमें बीज जो हैं वो आवरण के द्वारा ढके रहते हैं। ठीक है, बीज जो है वो किसके द्वारा ढके रहते हैं, आवरण के द्वारा। वो क्या कहलाते हैं, आवर्त बीजी पौधे, आवर्त बीजी पौधे। ठीक है, अच्छा, इन आवर्त बीजी को आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा हम लोगों ने। अब उन आवरण को आप लोग क्या बोलते हो, बीज पत्र बोलते हो। क्या बोलते हैं हम लोग, बीज पत्र। क्या बोलते हैं, बीज पत्र बोलते हैं। अच्छा, अब बात करें अगर हम लोग ये कि उस आवरण को आप लोग क्या बोलते हो, बीज पत्र बोलते हो। ठीक है, बीज पत्रों की अगर हम लोग बात करें तो आपने क्लास 11 के अंदर पढ़ा है बेटा कि बीज पत्र कितने प्रकार के बीज पत्रों के आधार पर पौधे होते हैं। एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री, एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है, बीज पत्र आवरण एक, यानी जिन पौधों में, जिन बीजों के अंदर कितने आवरण हो, एक आवरण हो, वो क्या कहलाता है, एक बीज पत्री। ठीक है, द्विबीजपत्री की अगर हम लोग बात करें, दो, और बीज पत्र मतलब जिनमें दो बीज पत्र हो, दो आवरण हो, वो क्या कहलाता है, द्विबीजपत्री। वो क्या कहलाता है, द्विबीजपत्री। ठीक है, अब अनावर्त बीजी बेटा, अनावर्त, ए वर्ड आ गया। मैंने आपको बताया था कि ए शब्द जहां भी आ जाए, यानी कि किसी भी चीज की क्या आ रही है, कमी आ रही है। क्या आ रही है आप लोगों के, कमी आ रही है। अनावर्त यानी कि उनमें क्या है, कोई भी आवरण नहीं है, या फिर आवरण रहित। ठीक है, अब इसको आप लोग एंजियोस्पर्म भी बोलते हो। आप लोगों ने, कई टीचर्स आपको सीधे एंजियोस्पर्म बताते हैं, इसको आप क्या बोलते हो, अनावर्त बीजी को हम लोग नग्न बीजी भी बोलते हैं, नग्न बीजी, या फिर जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये पौधे भी बोलते हैं। यानी वो पौधे जिनमें कोई भी, जिनके बीजों के ऊपर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहां तक तो हम लोगों ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि भाई जनन क्या है और आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी क्या है, क्योंकि हम लोगों ने हालांकि ये सब पढ़ चुके हैं 10th और 11th क्लास के अंदर, 10वीं और 11वीं क्लास के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहला कि जनन होता कितने प्रकार का है पौधों के अंदर। जनरली अगर हम लोग बात करें कि जनन कितने प्रकार का होता है, तो पौधों में जो जनन की क्रिया है वो दो प्रकार की होती है। सुनना मेरी बात, आपकी जो बुक में दिया हुआ है दो प्रकार का दिया हुआ है। कौन कौन सा, अलैंगिक, और दूसरा क्या है, लैंगिक प्रजनन। दूसरा क्या है, लैंगिक। अब अलैंगिक और लैंगिक शब्दों से पढ़िएगा बेटा, शब्दों से पढ़िएगा। मैंने बताया था कि जहां पर ए शब्द आ जाए, यानी कि किसी भी चीज की क्या आ रही है, कमी, न्यूनता हो रही है, किसी भी चीज की क्या आ रही है, कमी हो रही है। अच्छा, लैंगिक में क्या है बेटा, दो जनक भाग लेंगे। कितने जनक होते हैं, दो जनक। तो इसमें क्या है, एक जनक भाग लेता है, इसमें क्या है,
एक जनक भाग लेता है। ठीक है, क्या है इसमें? एक जनक भाग लेता है। आई बात समझ में? अब देखना मैंने यहाँ कमी शब्द बोला है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, भाई -1 हो गया, -1 हो गया, 1 की कमी आ गई, आई कमी नहीं आई। ठीक है, फिर बात करते हैं कि लैंगिक के अंदर युग्मक निर्माण की क्रिया होती है, युग्मक निर्माण की क्रिया होती है, लेकिन यहां क्या है? युग्मक निर्माण नहीं होता। युग्मक निर्माण क्या है? नहीं हो रहा है। तो यहां भी क्या है भाई? माइनस है, कमी नहीं हो रही है। यहां भी क्या है? माइनस है, कमी नहीं हो रही है। आई बात समझ में? युग्मक निर्माण की क्रिया क्या है? नहीं हो रही है। फिर बात करें हम लोग, चलो, कि निषेचन की क्रिया होती है, यहां क्या है? नहीं होती। तो इसमें भी क्या है? कमी हो रही है। इन शॉर्ट अलैंगिक जनन जो है, जहां पर ए शब्द आ जाए, मेरे कहने का मतलब क्या है? कमी होना। अब आपको परिभाषा अगर निकालने की रिक्वायरमेंट है तो क्या निकालोगे? कि जनन की वह प्रक्रिया, अलैंगिक की बात कर रहा हूं पहले मैं अलैंगिक की बात कर रहा हूं। ठीक है, दोनों की परिभाषा निकालेंगे, दोनों को अंतर्बद्ध करेंगे, दोनों की परिभाषा निकालेंगे। वह क्रिया जिसमें जनक द्वारा एक जनक द्वारा अपनी संतति का निर्माण बिना युग्मक निर्माण एवं निषेचन के होता है अलैंगिक जनन कहलाती है। अलैंगिक जनन कहलाती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें लैंगिक की, तो वह क्रिया, अब देखना दोनों में अंतर अपने आप आ जाएगा। जो हमने अंतर निकाले थे वो यों के निकल जाएंगे। वह क्रिया जिसमें दो जनक आपस में मिलकर अपनी संतति का निर्माण युग्मक निर्माण एवं निषेचन के द्वारा करते हैं, क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ये लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग देखिएगा, बिल्कुल डिफरेंस आप लोगों को आ गया कि अलैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है। भाई अलैंगिक वो क्रिया जिसमें एक जनक अपनी संतति का निर्माण बिना मतलब कमी आ रही है। एक जनक है, यहाँ पर 2 जनक है। ठीक है, अब बिना मतलब कमी आ रही, दोनों क्रियाएं नहीं हो रही है। ठीक है, और इसमें क्या है? दोनों क्रियाएं हो रही हैं। दोनों क्रियाएं क्या है? हो रही हैं। तो हमें इस तरीके से पढ़ना है, ना कि रटना है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं? रटते हैं, और रटने के बाद क्या है कि उनको पूरा पूरा आंसर नहीं मिल पाता है। ठीक है ना, और पूरे वो कंसेप्ट तक नहीं जा पाते, कंप्लीट कंसेप्ट तक वो नहीं जा पाते। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा आगे बात करें अगर हम लोग कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, अब दोनों में अंतर भी यही निकाल देंगे हम लोग। दोनों में अंतर भी यही निकाल देंगे, इनके लक्षण निकालते जाएंगे और दोनों के अंतर निकालते जाएंगे। ठीक है, अब कि इनके लक्षण क्या है, इनके एडवांटेजेस क्या है, विशेषताएं क्या है इनकी। तो पहली अगर हम लोग बात करें, लक्षण की बात करें, पहला जनक, तो कितने जनकी होता है? एक जनकी। इसमें कितना जनक भाग ले रहा है?
एक जनक, एक जनक। यहां कितने होते हैं? 2 जनक। अच्छा आप लोग यहां लिख सकते हो 2 जनक के बाद में ब्रैकेट में नर अथवा मादा, नर अथवा मादा। भाई दोनों जनक भाग ले रहे हैं, नर और मादा दोनों एक्टिवली भाग ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा आता है आप लोगों के पास में, सेकंड आता है हम लोगों के पास में दूसरा युग्मक, गैमेट्स। लिख सकते हो आप लोग, नहीं बनते हैं भाई, गैमेट्स नहीं बनते क्योंकि एक ही जनक भाग ले रहा है। और इसमें क्या लिख सकते हो? बनते हैं या फिर युग्मक निर्माण होता है, ठीक है। फिर भाग लेते हैं हम लोग, फिर अगर हम लोग भाग लेते हैं तीसरा निषेचन। निषेचन नहीं होता और यहां क्या है? होता है। यहां क्या है? होता है। आप लोग बेटा एक फुटनोट्स है, फुटनोट्स तैयार कर लिया करो वीडियोस को देखने के, ठीक है ना। ये फुटनोट्स के अगर आप लोग इसके बाद बुक भी पढ़ेंगे तो बुक आप लोगों को बहुत इजी लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के वही टॉपिक है, वही चैप्टर्स है जो आप लोग पढ़ा रहे हो, ठीक है। फुटनोट्स आपने तैयार कर लिए, तैयार करने के बाद क्या हो गया, हम लोगों ने जैसे फुटनोट्स तैयार किए, तैयार करने के बाद हम लोगों ने क्या कर दिया? पूरा का पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं निषेचन के बाद नंबर 4 चौथा। जैसे आप लोगों ने निषेचन पढ़ा, नंबर 4 चौथा क्या है कि निषेचन के बाद में विभिन्नताएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विभिन्नताएं ये क्या है? अनुपस्थित। भाई एक ही जनक के तो कहां विभिन्नताएं आएंगी? अनुपस्थित और ये क्या है? उपस्थित। अच्छा कई बार प्रश्न आता है कि अनुपस्थित और उपस्थित क्यों है, तो हम लोग बात करें कि विभिन्नताएं जो है वो अनुपस्थित क्यों है बेटा, वो सुनिएगा। अनुपस्थित होने का मतलब क्या है कि इसमें एक ही जनक भाग ले रहा है, तो कहीं बाहर से तो कोई कैरेक्टर आ ही नहीं रहा, कोई भी लक्षण बाहर से तो आ ही नहीं रहा, तो बाहर से कोई लक्षण नहीं आ रहा, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अलग ही जनक के अंदर विभिन्नताएं क्या है? अनुपस्थित होती हैं। लेकिन लैंगिक प्रजनन की अगर हम लोग बात करें, लैंगिक जनक की बात करें, तो इसमें क्या है? 2 जनक। अब भाई नर का पीढ़ी अलग है और मादा की पीढ़ी अलग है, दोनों के लक्षण आ रहे, ठीक है। तो लक्षण आ रहे हैं तो उसमें क्या है, क्या होता है? वो विभिन्नताएं आती हैं। अच्छा जनक, यहां पर आप लोग एक शब्द एक जनकीय, अगर विज्ञान की टर्म में आप लोग बात करें एक जनकीय, और यहां आप लोग बात कर सकते हो द्विजनकीय, ओके। अच्छा एक शब्द आता है आप लोगों का, इसमें मैं बता रहा हूं आप लोगों को, हालांकि आप 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, ठीक है। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके कि भाई कोशिका विभाजन क्या है, किस तरीके से कोशिका आपकी क्या हो रही है? विभाजित होती है। हमें पता है कि कोई भी कोशिका है, मैं यहां बता रहा हूं, ठीक है ना, कोई भी कोशिका है वो डिवाइड होकर या फिर विभक्त होकर नई संतति कोशिका, ये जनक कोशिका है और ये है क्या आप लोगों की? संतति कोशिका। ये क्या है आप लोगों की? संतति कोशिका। अच्छा जनक कोशिका विभाजित होकर संतति कोशिका में बन गई, इसे आप लोग क्या बोलते हो? कोशिका विभाजन। क्या बोलते हैं आप लोग? कोशिका विभाजन। क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन, ठीक है, समझ में आया? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन। तो यहाँ पर कोशिका विभाजन किस तरीके का होता है? समसूत्री। अब मैं बताऊंगा कोशिका विभाजन के प्रकार इसमें थोड़ी देर में, रुको, ठीक है। यहाँ क्या होता है? अर्धसूत्री तथा समसूत्री, दोनों ही होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आप लोगों की दोनों के अंदर अंतर भी हो गए और दोनों के लक्षण भी हो गए। अब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात करें हम लोग, क्योंकि हम लोग 12th क्लास के अंदर थोड़ा सा नीट का भी तैयारी करेंगे, तो आप लोगों को क्या है कि थोड़ा सा मतलब ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि नहीं सर हम लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है। तो क्या होता है वो सुनिएगा। कोशिका विभाजन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन क्या है? कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन क्या है? हमें पता है कोई भी कोशिका जो है वो विभाजित होकर या टुकड़ों में टूटकर अपनी नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, वो क्या कहलाता है आप लोगों का? कोशिका विभाजन कहलाता है। अच्छा कोशिका विभाजन की बात करें तो नॉर्मली बच्चों को क्या बताया जाता है कि कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है।
लेकिन मैं बता रहा हूँ सर 3 प्रकार का, और आप लोग बड़े जल्दी मुझसे इरिटेट हो जाओगे, ये बोलोगे कि सर ये 3 प्रकार का कैसे हो गया, क्यों नई नई चीजें हमें बता रहे हो, हमें इतना ही नहीं पढ़ा जा रहा। नॉर्मली लोग क्या बताते हैं कि 2 प्रकार का होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री और अर्धसूत्री, देखो सुनिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें रटना नहीं है, हमें रटना नहीं है, हमें क्या करना है, समझना है, हमें क्या करना है, समझना है। सूत्री, सूत्री शब्द कहां से आया, गुणसूत्रों से, कहां से आया, गुणसूत्र, ठीक है। अर्ध, आधे, समान, ठीक है। सूत्री क्या है, गुणसूत्र, क्या है ये, गुणसूत्रों से। यानी अगर हम लोग बात करें समसूत्री, तो वह कोशिका विभाजन जिससे बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान रहती है। मात्र कोशिका के क्या हो गई, समान संख्या रह गई। यानी माना किसी कोशिका में 100 गुणसूत्र हैं, तो उससे बनने वाली कोशिकाओं में भी कितने गुणसूत्रों की संख्या होगी, 100। अच्छा, एक मैथ का फॉर्मूला है, बता, गणित का एक फॉर्मूला है, अगर हम लोगों को समसूत्री विभाजन के बारे में निकालना है, इन दोनों का जोड़ दो, इनका जोड़ दो, इसके दुगने के बराबर है। इसका दुगना कितना होता है, 200, और ये कितना होता है, 200, और दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो क्या होगा, समसूत्री विभाजन, तो क्या होगा, समसूत्री विभाजन। अच्छा, अर्धसूत्री की बात करें, अर्धसूत्री मतलब आधे, यानी वह विभाजन जिससे बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। कौन सा विभाजन कहलाता है, वो अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है, ठीक है। कैसे भाई, माना ये कोशिका है 100, इसके गुणसूत्रों की संख्या 100 है। अब एक कोशिका में 50 बनी, दूसरे में 50 बनी, आधी रह गई, आधी रह गई। अच्छा, अब इन दोनों को जोड़कर जब इसके बराबर नंबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। तीसरा एक आता है असूत्री। असूत्री, ए मतलब इसमें गुणसूत्रों का कोई रोल ही नहीं है, इसमें गुणसूत्रों का रोल ही नहीं है। ये क्या है, इसमें केवल सीधा विभाजन होता है, प्रत्यक्ष विभाजन होता है, सीधा सीधा। किस किसका भाई, पहले केंद्रक विभाजित हुआ और फिर क्या हो जाएगा, उसके साथ में कोशिका द्रव का विभाजन भी हो जाता है, ठीक है, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने विभाजन के लेवल के ऊपर बताया। अब पहली बात करते हैं हम लोग अलैंगिक जनन की। हम लोग बात करते हैं किसकी, अलैंगिक जनन की, कि अलैंगिक जनन है क्या और किन किन विधियों से होता है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, सबसे पहले मैंने यहां पर एक शब्द बताया था, क्या, एक शब्द आता है, कई बार आता है, अगुणित और द्विगुणित, कई बार आता है। पहले आप इन शब्दों को समझो, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। अगुणित और द्विगुणित, अगुणित और द्विगुणित, ये दोनों वर्ड किससे मिले, गुणित शब्द। अब ये गुणित किससे निकला है, गुणित शब्द निकला है बेटा गुणिता, किससे निकला है, गुणिता, और ये है गुणसूत्रों की संख्या। ये क्या आप लोगों के गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है। अब द्विगुणित, यानी कि द्वि, द्वि होता है आपका डबल, डबल, दुगने, दुगने, और अगुणित हाफ, आधे। यानी अगर हम लोग बात करें मानव कोशिका की, तो मानव की कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक अगुणित कोशिका में कितने होंगे, तो 46 का आधा कर दो, कितने हो जाएंगे, 23। और अगर आपको 23 दिया और द्विगुणित में कितने होंगे, तो 23 का दुगना कर दो, कितने हो जाएंगे, 46। तो ये क्या है, द्विगुणित, और ये क्या है आप लोगों का, अगुणित। ये क्या है आप लोगों का, अगुणित। ये आप लोगों का क्या है, अगुणित, ठीक है। ये बात करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि अलैंगिक जनन के अंदर कौन कौन सी विधियां होती हैं। हम लोग बात करते हैं अलैंगिक जनन में बेटा कौन कौन सी विधियां होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले अनिषेक बीजता। इसमें एक शब्द आता है अनिषेक बीजता, यानी अनिषेक बीजता,
अनिषेक बीजता। तो ये क्या है, वह क्रिया अनिषेक, अनिषेक यानी कि जहां पर निषेचन नहीं हो रहा, बिना निषेचन के बीज बन रहे हैं, ठीक है। ए मतलब बिना निषेचन के, बीजा माने बीज निर्माण, बीज का निर्माण यानी बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो रहा है, उसे आप लोग क्या बोलते हो, अनिषेक बीजता बोलते हो। क्या बोलते हैं हम लोग, अनिषेक बीजता यानी बिना अर्धसूत्रण वह क्रिया। आप अगर आपसे अगर इसका डेफिनेशन पूछा जाए तो वह क्रिया जिसमें बिना अर्धसूत्रण के एवं युग्मक संलयन के बीज विकसित हो जाते हैं। बिना अर्धसूत्रण एवं युग्मक संलयन के बीज उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाती है, अनिषेक बीजता कहलाती है, अनिषेक बीजता कहलाती है, ठीक है। यानी पहला टॉपिक तो ये कि अनिषेक बीजता, भाई हमें पता है अलैंगिक प्रजनन के अंदर, हमें पता है किसमें, अलैंगिक जनन में, किसमें, अलैंगिक जनन में। अब अलैंगिक भाई हमें पता है कि उसके अंदर ना तो युग्मक बन रहा है ना युग्मक जुड़ रहे हैं, संलयन हो रहा है, ठीक है। तो बिना अर्धसूत्रण यानी कि बिना युग्मक निर्माण के, अर्धसूत्रण तो बेटा युग्मक निर्माण भी बोल सकते हैं आपको, युग्मक निर्माण। और युग्मक संलयन की बात करें हम लोग तो इसको आप लोग निषेचन भी बोलते हो। अगर आपसे कोई दूसरी भाषा में पूछता है तो ये बोल सकते हो कि बिना युग्मक निर्माण और बिना निषेचन की क्या हो रहा है कि जब नए पौधे का निर्माण होता है तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, अनिषेक बीजता। वो अलैंगिक जनन का कौन सा प्रमाण है, वो आप लोगों का कौन सा तरीका है, अनिषेक बीजता, ठीक है। अच्छा दूसरा आता है, दूसरा टॉपिक आता है क्या, अनिषेक जनन के अंदर कौन सा तरीका होता है, कई बार आते हैं दोनों के दोनों, कि अलैंगिक जनन के कितने भाग या कितने प्रकार से हो सकता है। तो अलैंगिक जनन पहला है अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता, ठीक है। अनिषेक बिना युग्मक निर्माण तथा बिना निषेचन के, किसके बिना निषेचन के, ओके। अब बात करते हैं अनिषेक बीजता के बाद में दूसरा आता है आप लोगों के पास में कायिक जनन। कायिक जनन ये वर्ड नया है, ये वर्ड नया है भाई। किसी भी पौधे में अगर हम लोग बात करें, मैं एक पादप की बात कर रहा हूं, पादप की, तो उस पादप के शरीर में दो भाग होते हैं, एक तो होता है उसके जननांग या जनन भाग होते हैं, ठीक है, और एक होता है कायिक भाग। एक क्या होता है, कायिक भाग, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूं, देखो इस तरीके से, ठीक है। सपोज दैट कि ये कोई पेड़ है या ये कोई पौधा है, आई बात समझ में, ये क्या उसकी जड़ें हैं, ये क्या उसका तना है, ये पत्ती लगा दो, ठीक है, यहाँ शाखाएं हैं और यहाँ आप लोगों के क्या है, पुष्प लगे हुए। तो पुष्प तो है वो क्या है, जननांग, ठीक है। और जड़, तना, पत्ती, शाखा या पुष्प कलिकाएं या फिर पर्ण कलिकाएं, ये सारी की सारी क्या है, कायिक भाग। यानी जब पौधे के जनन भाग को छोड़कर कौन कौन सा, जड़, तना, पत्ती, शाखा, पुष्प कलिका, ठीक है, बीज पत्र, इनके द्वारा जब नए पौधे का निर्माण होता है, कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण होता है। कायिक भाग में कौन कौन से आ गए, ये आ गए, तो वह क्रिया क्या कहलाती है, कायिक जनन कहलाती है। वह क्रिया क्या कहलाती है, कायिक जनन कहलाती है। वह क्रिया क्या कहलाती है, कायिक जनन कहलाती है, ठीक है। थैंक यू।